Northeast helps in global outreach. So, what is the context? External Affairs Minister recently indicated that Bangladesh, Bhutan, Myanmar, and Nepal were India's most trusted global partners, along with Japan and the members of ASEAN. तो ये उन्होंने कब कहा है? उन्होंने ये ऐसा कहा नदी 3 एशियन कॉन्फ्लुएंस रिवर कॉन्क्लेव, जो कि 2 दिन का एक कॉन्क्लेव था जो गुवाहाटी में हुआ था, वहाँ पर उन्होंने ऐसा कहा. ऑलराइट, उन्होंने ऐसा कहा कि इंडिया को अपने ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनर्स के साथ में मिलकर काम करना चाहिए ताकि डेवलपमेंट इंश्योर हो सके. उसके अलावा ही ऑल्सो लॉडेड द कैटालिटिक रोल ऑफ जापान एज इंडियाज को पार्टनर फॉर ग्लोबल आउटरीच. तो उन्होंने जापान के रोल को भी हाईलाइट किया कि कैसे जापान जो है वो ग्लोबल आउटरीच, इंडिया की ग्लोबल आउटरीच को बढ़ाने में इंडिया का साथ दे रहा है. ऑलराइट, सो लेट अस डिस्कस अबाउट नदी 3 कॉन्क्लेव. Nadi stands for Natural Allies in Development and Interdependence. All right. So it is an Asian Confluence River Conclave. और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? It is organized by think tank Asian Confluence that is headquartered in Shillong in collaboration with the Ministry of External Affairs, the Act East Department of the Government of Assam and the North Eastern Council and other partners. ऑलराइट, तो ये बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने मिलकर इस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया था. अब इस कॉन्क्लेव का गोल क्या है? इट्स गोल इज टू आर्टिकुलेट एंड एक्टिवेट अ कलेक्टिव विजन ऑफ सब रीजनल कोऑपरेशन इन द बे ऑफ बंगाल रीजन एंड विद साउथ ईस्ट एशिया, कीपिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड आसाम एट द एपिसेंटर ऑफ एक्टिविटी. ऑलराइट, तो इसका काम क्या है कि बे ऑफ बंगाल रीजन और साउथ ईस्ट एशिया के साथ में रीजनल कोऑपरेशन इंश्योर करना, और इसका जो एक्टिविटी का सेंटर रहेगा वो क्या रहेगा? नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड आसाम. ऑलराइट, अब इसकी कंट्री पार्टनर कौन है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इट्स कंट्री पार्टनर इज बांग्लादेश फाउंडेशन फॉर रीजनल स्टडीज. नॉलेज पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो IUCN, IIT गुवाहाटी एंड गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ये नॉलेज पार्टनर्स हैं. It recognizes the region south of Himalayas from Ganga, Brahmaputra to Mekong as a contiguity of river basins with common challenges that require close cooperation beyond their political borders. तो जो हिमालयाज के साउथ वाला रीजन है, गंगा ब्रह्मपुत्रा से लेकर मैकोंग रिवर तक का, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल बॉर्डर्स पर एक तरीके से सिमेट्री इंश्योर करने के अलावा कोऑपरेशन की ज़रूरत है. बॉर्डर मैनेजमेंट के अलावा दूसरे एस्पेक्ट्स पर भी क्लोज कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है ताकि जो कॉमन चैलेंजेस हैं कंट्रीज़ के बीच में उनको इरेडिकेट किया जा सके. इट इज़ ऑल्सो एम्ड एट बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन द की रोल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडियन रीजन in taking forward India's strategic initiative for energy and water security in the neighborhood and the Bay of Bengal region, leading towards a vibrant and secure Indo-Pacific. तो इसने एक काम और इसका एक और एम है, वो है कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन रीजन जो है वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को इंश्योर करना, अपने नेबरहुड में एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करना, और बे ऑफ बंगाल के रीजन में भी ये सारे इनिशिएटिव्स देना ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो सिक्योर हो सके. ऑलराइट, इट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल द मेजर स्टेक होल्डर्स लाइक द गवर्नमेंट, द डिप्लोमेटिक कम्युनिटी, साइंटिस्ट्स, corporate, civil society and diverse riparian communities who will brainstorm on specific actions to foster a people-centric regional narrative around caring and sharing of our shared riverine resources for sustainable development. Alright, तो ये बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लाता है. तो ये बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं, गवर्नमेंट हो गया, डिप्लोमैट्स हो गए, साइंटिस्ट्स, कॉर्पोरेट, सिविल सोसाइटी और जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं जो कि स्टेक होल्डर्स हैं एक तरीके से, उनको ये साथ में लाता है जो कि लोगों के हिसाब से डेवलपमेंट कैसे किया जाए, वहाँ पर कैसे रिवराइन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर कर. तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं इनको एड्रेस करने के लिए ये बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लाता है. It uses the symbols and narratives of our shared rivers and shared waters to encourage shared ideas on collaboration with emphasis on 5 C's, that is connectivity, culture, commerce, conservation and collaboration in the Ganga Brahmaputra Meghna basin. ऑल राइट, तो ये हमारी शेयर्ड रिवर्स के सिम्बल्स यूज़ करता है. उसके अलावा शेयर्ड वाटर्स को यूज़ करके को लेवरेज कर ये 5 C's को इंश्योर करता है, कनेक्टिविटी को, कल्चर को, कॉमर्स को, उसके अलावा कंजर्वेशन एंड कोलैबोरेशन को. तो ये है पूरा नदी 3 इनिशिएटिव के बारे में.
अब आसियान के बारे में जानते हैं। तो आसियान दैट स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ऑलराइट, तो ये क्या है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बीच में पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी। ऑलराइट, इसका मोटो क्या है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसका एक आसियान डे मनाया जाता है एंड दैट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 8 अगस्त। सेक्रेटेरिएट है इसका इंडोनेशिया, जकार्ता। 10 मेंबर नेशंस हैं इसके, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। प्लीज रिमेंबर कि इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अगर हम आसियान के जेनेसिस की बात करें, किस तरीके से आसियान इवॉल्व हुआ, कैसे बना, तो उसके बारे में बात करें तो एक टाइमलाइन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट 1967 में आसियान वॉज एस्टैब्लिश्ड विद द साइनिंग ऑफ आसियान डिक्लेरेशन बाय इट्स फाउंडिंग फादर्स। ऑलराइट, तो 1967 में एक आसियान डिक्लेरेशन साइन किया गया और आसियान को एस्टैब्लिश किया गया। फाउंडिंग फादर्स कौन कौन से थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ऑलराइट, 1990s में मेंबरशिप डबल्ड आफ्टर द चेंजिंग कंडीशंस इन द रीजन फॉलोइंग द एंड ऑफ वियतनाम वॉर इन 1975 एंड कोल्ड वॉर इन 1991। तो 1990 का जो दशक था उस टाइम पर जो मेंबरशिप थी वो 5 से 10 हो गई, मतलब मेंबरशिप डबल हो गई, क्योंकि उस टाइम पे वियतनाम वॉर भी खत्म हो गया था, रशिया का वो कोल्ड वॉर जो था वो भी 1991 में खत्म हो गया था। तो इस वजह से 1990s में इसकी मेंबरशिप बढ़ गई। कौन कौन सी कंट्रीज जुड़ी इसके साथ में, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। 1995 में मेंबर्स साइंड अ डील टू क्रिएट अ न्यूक्लियर फ्री जोन इन साउथ ईस्ट एशिया। ऑलराइट, इन 1997 देयर वाज एन अडॉप्शन ऑफ आसियान विजन 2020। बहुत इंपॉर्टेंट था, ये एक डॉक्यूमेंट था 2020 तक आसियान को किस तरह से डेवलप, आसियान कंट्रीज कैसे कोऑपरेट कर सकती है डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए, सोशल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, तो उस पर एक डॉक्यूमेंट था। 2003 में बाली कॉनकॉर्ड 2 it was established for the establishment of an ASEAन community। 2007 में सेबू डिक्लेरेशन साइन किया गया, और ये किस लिए साइन किया गया था, ताकि आसियान कम्युनिटी 2015 तक इस्टेब्लिश की जा सके। 2018 में आसियान चार्टर जो था वो एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट बना दिया गया। 2015 में क्या हुआ, आसियान कम्युनिटी जो कि इनका टारगेट था सेबू डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग, उसको लॉन्च कर दिया गया। आसियान कम्युनिटी जो है वो 3 पिलर से बनी हुई है, दैट इज पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। तो जो सारे एस्पेक्ट्स हैं मेंबर नेशंस के, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, सिक्योरिटी हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो, तो ये सारे एस्पेक्ट्स को आसियान कम्युनिटी कवर करती है। सो इफ यू लुक एट द मैप, ये सारी कंट्रीज जो हैं बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया की, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रूनेई, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड म्यांमार, ये सारी कंट्रीज जो हैं ये आसियान के मेंबर कंट्रीज हैं। ऑलराइट, रिमेंबर इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। ऑलराइट, so this is all in this news. Now moving on to the next is the Indo-Pacific Economic Framework, IPEF for Prosperity Limited in Scope। तो अभी कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इस वीक जो था यूएस प्रेसिडेंट ने एक नया ट्रेड इनिशिएटिव साइन किया, दैट इज़ नोन एज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पैरिटी। ऑलराइट, और इसको 13 लीडर्स की कंट्रीज़ ने देखा, इसको साइन किए, इंक्लूडिंग इंडिया। ऑलराइट, तो ये एक तरीके से एक शुरुआत है ऑफ अ न्यू इकोनॉमिक ब्लॉक इन द रीजन। ऑलराइट, और ऐसे कहा जा रहा है कि ये इसलिए इस्टेब्लिश किया गया है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है। अगर आईपीएफ की बात करें तो आईपीएफ में वियतनाम, साउथ कोरिया, इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रूनेई, फिलीपींस, जापान एंड यूएस, तो ये मेजर जो ये हैं इकोनॉमीज़, तो ये एक तरीके से पूरा चाइना को इंसर्कल कर रही हैं, इनक्लोज कर रही हैं। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। ऑलराइट, अब इसके बारे में बात करते हैं आईपीएफ के बारे में। तो इट इज टाउटेड एज एन सब्सटैंशियल स्टेप फॉर द यूएस एज अ पार्ट ऑफ इट्स डेकेड ओल्ड पाइवट टू एशिया। द फ्रेमवर्क इज अ डिक्लेरेशन ऑफ कलेक्टिव डिजायर टू मेक इंडो पैसिफिक रीजन एन इंजन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑलराइट, तो यूएस का काफ़ी सालों से, कई 10 सालों से इसका एक टारगेट रहा है कि एशिया से कैसे कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके, एशिया से कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जा सके। तो ये जो फ्रेमवर्क है आईपीईएफ,
तो ये एक तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस को अपनी प्रेजेंस इस्टेब्लिश करने के लिए एक तरीके से रोड मैप देता है. ऑलराइट. And what is its aim? Its aim is to strengthen economic partnership among participating countries to enhance resilience, sustainability, inclusiveness, economic growth, fairness and competitiveness in the Indo-Pacific region. All right. तो इंडो पैसिफिक रीजन में जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करना ताकि रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस इन सब चीज़ों को बढ़ाया जा सके. ऑलराइट. इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है. जापान, ऑस्ट्रेलिया और क्वाड के अलावा 10 आसियान कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया है. इसके अलावा साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है. ऑलराइट. तो ये जो डजन इनिशियल पार्टनर्स हैं ये वर्ल्ड की जीडीपी का 40% कंप्राइज करते हैं. सो इट इज़ अ वेरी बिग पार्टनरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप. इसके 4 पिलर्स हैं. सप्लाई चेन रेजिलियंस, सप्लाई चेन जो है उसका रेजिलियंस क्रिएट करना, उसको शॉक से बचाना. ऑलराइट. इसको इंश्योर करना कि ये कंटिन्यू रहे, डिस्टर्ब ना हो. ऑलराइट. क्लीन एनर्जी, डिकार्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन, फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड. तो ये 4 पिलर्स हैं जो कि इस पूरे आईपीएफ को की फाउंडेशन बनाते हैं. ऑलराइट. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? पहला है काउंटरिंग चाइना. चाइना इसका मेंबर नहीं है. चाइना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से उसका फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है. ऑलराइट. चाइना के एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस हैं, उसके जो नेशनलिज्म है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है. तो इन सब को काउंटर करने के लिए आईपीएफ को बनाया गया है, इसलिए इसका ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन. तो ये क्या करेगा कि इन्वेस्टमेंट जो होगा टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर ये इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा क्लीन एनर्जी के लिए. ऑलराइट. और जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनके लिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी इंश्योर करेगा. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया. इंडिया ने आईपीएफ को ज्वाइन किया है जो कि ये असर्ट करता है कि इंडिया अपने इंडो पैसिफिक गोल्स को लेके कितना सीरियस है. उसके अलावा वो रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को कैसे ब्रॉडन करना चाहता है, उसके डायमेंशंस को कैसे इंक्रीज करना चाहता है. ऑलराइट. चाइनाज रिस्पॉन्स टू आईपीईएफ. चाइना का क्या रिस्पॉन्स है आईपीईएफ का? तो चाइना तो वैसे भी क्योंकि एंटी यूएस कहा जाता है तो वो कोई भी यूएस इनिशिएटिव अगर इंडो पैसिफिक रीजन में लिया जाता है तो वो उसको हमेशा ही क्रिटिसाइज करता है. ऑलराइट. ऐसे कहता है कि ये चाइना को कंटेन करने का एक एफर्ट है यूएस का. ऑलराइट. उसके अलावा चाइनीज़ गवर्नमेंट ने यूएस को अक्यूज़ किया है कि वो एक एशियन नाटो बना रहे हैं क्वाड के थ्रू. ऑलराइट. और इस रीजन को न्यूक्लियराइज कर रहे हैं थ्रू द ऑस्ट्रेलिया यूएस यूके सिक्योरिटी पैक्ट दैट इज ऑकस. एंड इट हैज़ ऑल्सो ट्रेंड इट्स गन्स ऑन द आईपीईएफ. तो आईपीईएफ भी ये एक इसी दिशा में एक और एफर्ट है. तो चाइना ने इस तरीके की प्रतिक्रिया दी है. एंड व्हाट विल बी द पॉसिबल चैलेंजेस? अब आईपीईएफ इस्टेब्लिश तो कर दिया गया है पर कुछ चैलेंजेस भी हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में, इसकी वर्किंग में. तो वो क्या पॉसिबल चैलेंजेस हो सकते हैं? फर्स्ट, क्वेश्चंस अबाउट इट्स यूटिलिटी. यूएस ने क्लियर कर दिया है कि आईपीएफ इज नॉट अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. ना ये टैरिफ रिडक्शन डिस्कस करेगा, ना ही मार्केट एक्सेस को इंक्रीज करने की बात करेगा. तो यूटिलिटी क्या है फिर? अगर ये सब चीज़ें ही नहीं डिस्कस होंगी, ये सब एस्पेक्ट्स ही कवर नहीं होंगे, तो व्हाट विल बी द यूटिलिटी ऑफ आईपीईएफ? ऑलराइट. नेक्स्ट, इंडियाज ट्रेडिशनल पोजिशंस. Progress in some of the areas identified under the IPEF may involve many departures from India's traditional positions. It should not be the case that India's negotiators simply accept what is demanded by advanced country participants. Alright. तो इंडिया जो है वो अपनी एक पोजीशन बनाना चाहता है इंडो पैसिफिक में, लेकिन आईपीएफ में क्या होगा? अगर आईपीएफ की ज्वाइन कर लिया है तो इंडिया को अपनी ट्रेडिशनल पोजीशन से काफ़ी ज़्यादा मूव करना पड़ेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है जो एडवांस कंट्रीज डिमांड करे उनको बिल्कुल बिना नेगोशिएट करे मान नहीं ले. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. टैक्सेशन, टैक्स प्रोविजंस भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. देयर इज अ टेंडेंसी टू टेक टैक्सेशन एज अ सोवरेन फंक्शन एंड देयरफॉर नॉट सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन. अनहर्ड व्यूज ऑफ बिजनेसेस. The views of Indian businesses that are potentially competitive globally are often not heard. All right. तो Indian businesses जो कि globally बहुत competitive है उनकी views को सुना ही नहीं जाता है. All right. और जो voices सुनी जाती हैं वो basically उन businesses की हैं जो कि competition से डरते हैं या फिर lobby जो है lobbyism पे ज़्यादा believe करते हैं. All right. तो Indian businesses को mobilize करने की ज़रूरत है ताकि वो negotiate कर सके, अपनी terms and conditions ला सके और integration को increase कर सके. नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन प्रोसेस.
जो नेगोशिएशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा, बिकॉज बहुत सारे इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस होंगे। और राइट, इंडिविजुअल मिनिस्टर्स जो होंगे, इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज जो होंगी, उनको भी हैंडल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्रेडिबिलिटी ऑफ IPEF। ऑलराइट, यूएस के जो प्रीवियस इनिशिएटिव्स है लाइक द ब्लू डॉट नेटवर्क, बिल्ड बैक बेटर नेटवर्क, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव, तो ये जो है ये लाए गए यूएस द्वारा, पर इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा इनोवेटिव कुछ भी नहीं कर पाए ये लोग, ठीक है, रीजन की इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स को एड्रेस नहीं कर पाए। तो IPEF भी इसी तरीके से क्रेडिबिलिटी चैलेंज है कि क्या कर पाएगा IPEF। नाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? कुछ वे फॉरवर्ड हो सकता है इसका, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? फर्स्ट इज एस्टैब्लिशिंग कॉमन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, हर एक कंट्रीज जो हैं उनके जो नीड्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनको कन्वर्स किया जाए। और राइट, तो इससे क्या होगा, इंटीग्रेशन बहुत डीप हो जाएगा। इसमें लेबर राइट्स कवर होंगे, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स कवर होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर जो इशू है उनके प्रोटेक्शन होना चाहिए। उसके अलावा डिजिटल इकोनॉमी जो है उनके रूल्स जो होंगे, ये सब जो होंगे इसके अंदर कवर किए जाएंगे। बैलेंसिंग सेल्फ रिलायंस एंड ग्लोबलाइजेशन। ऑलराइट, तो इंडिया ने हमेशा से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की डिज़ायर हमेशा से शो करी है, वो ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना चाहता है। तो ये IPEF एजेंडा का एक एक्सप्लिसिट पार्ट होना चाहिए ताकि सप्लाई चेन जो हो वो रिलायबल हो सके, एक कंटिन्यूअस सप्लाई चेन इंश्योर हो सके। मैनेजिंग टैक्सेशन इशू, इंडिया जो है उसको टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का एक इंटरनल रिव्यू शुरू करना चाहिए, जिसमें कि एक्सपर्ट्स, और इसमें क्या होगा, रिव्यू किसके द्वारा हो, एक्सपर्ट्स के द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा, ताकि जो सूटेबल चेंजेस हैं, जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो लाए जा सकें। तो इससे क्या होगा, अगर टैक्सेशन चेंज होगा, टैक्सेशन इशू को ख़त्म किया जाएगा, तो इंडिया जो है एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग हब बन सकता है। लोग जो बाहर की कंट्रीज़ के बिजनेसेस वो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, और नई सप्लाई चेन्स भी क्रिएट होंगी। एड्रेसिंग टेक रिलेटेड इशूज़, जो डिजिटल ट्रेड और ई-कॉमर्स जो है ये IPEF के अंदर इंक्लूड है। ऑलराइट, तो इंडिया जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है, तो कुछ रूल्स बनाए जाना ज़रूरी है ताकि लाइक माइंडेड कंट्रीज़ पर भी उन रूल्स को अप्लाई किया जा सके। और उससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया को एज एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन देखेंगे, क्योंकि रूल सिंप्लीफाई हो जाएंगे, टेक रिलेटेड इशूज़ अगर ख़त्म हो जाएंगे तो। ऑलराइट, उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी जो है, फेयर कंपटीशन है, ओनरशिप और लोकलाइजेशन है पर्सनल डेटा, ये सब इश्यूज़ को भी ख़त्म करना ज़रूरी है। ऑलराइट, सिंप्लीफाइंग ट्रेड नेगोशिएशंस, कंसिडरिंग द कॉम्प्लेक्स ट्रेड नेगोशिएशन प्रोसेस, देयर इज़ अ नीड for an empowered trade negotiator to consult with concerned ministries and report to the Prime Minister and key ministers of an assessment of pros and cons। तो कॉम्प्लेक्स जो ट्रेड नेगोशिएशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए ट्रेड नेगोशिएटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उनसे कंसल्ट किया जा सके, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट किया जा सके, और जो प्रोज और कॉन्स है हर एक एस्पेक्ट के उनको डिस्कस किया जा सके। ऑलराइट, नीति आयोग को भी मोबिलाइज किया जा सकता है ताकि वो कंसल्टेशंस करें, डिस्कशंस करें, और जो स्टेक होल्डर्स हैं लाइक द स्टेट गवर्नमेंट्स और द बिजनेसेस, उनके ओपिनियन को भी कंसिडर कर सकें। तो ये अगर सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं तो इंडिया एक बहुत अच्छा बहुत अच्छा पार्टनर बन सकता है IPEF के अंदर, और IPEF से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस या कंसर्न्स हैं वो भी एड्रेस किए जा सकते हैं। So this is all in this news. Now moving on to the next. India seen facing wider coal crunch, power outage risks. Alright, so what is the context कि इंडिया जो है सितंबर के एंड तक बहुत ज़्यादा कोल शॉर्टेज फेस करने का एस्टिमेट लगाया गया है, और इसकी वजह से पावर आउटेज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ऑलराइट, प्रेशर ऑन यूटिलिटीज़, India has stepped up pressure on utilities to increase imports in recent days, warning of cuts to supply of domestically mined coal if the power plants do not build up coal inventories through imports. Alright, तो इंडिया ने क्या किया है, उन्होंने यूटिलिटीज़ पर प्रेशर बढ़ाया है ताकि इंपोर्ट्स को इंक्रीज किया जा सके, और जो डोमेस्टिकली माइन कोल है या फिर जो इंडियन कोल है उसके सप्लाई को भी इंक्रीज किया जा सके, और कोल इन्वेंट्रीज को बनाया जा सके इंपोर्ट्स के थ्रू। ऑलराइट, however, one of the slides in the presentation showed that most states had yet to award contracts to import coal, and that Indian utilities would run out of coal by July if no coal was imported. ऑलराइट, तो ये कहा गया है कि ज़्यादातर स्टेट्स ने अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए हैं कोल इंपोर्ट के लिए, और अगर कोल इंपोर्ट नहीं किया जाता है तो जुलाई तक इंडियन यूटिलिटीज़ में कोल ख़त्म हो जाएगा। ऑलराइट,
India expects domestic coal supply of 154.7 million tons, 42.5 million tons short of the projected requirement of 197.3 million tons in September quarter. Alright. तो ऐसे कहा जा रहा है कि इंडिया जो है उसकी डोमेस्टिक कोल सप्लाई सितंबर के एंड तक 154.7 मिलियन टन रहेगी, जो कि एक्सपेक्टेड 197.3 मिलियन टन से 42.5 मिलियन टन कम रहेगी. ऑल राइट. It was previously expected a shortage of 37 million tons. तो पहले ये एक्सपेक्ट किया गया था, ये एस्टिमेट लगाया गया था कि हमारी शॉर्टेज 37 मिलियन टन की रहेगी, लेकिन एक्चुअल जो शॉर्टेज है वो 42.5 मिलियन टन तक हो जाएगी. Coal inventories at power plants have declined by about 13% since April, which translates to 8 days of coal requirement, the lowest level at this time of the year at least 9 years. All right. तो कोल इन्वेंट्रीज जो है पावर प्लांट से वो 13% तक डिक्लाइन हो गई हैं, मतलब कि 8 डेज ऑफ कोल रिक्वायरमेंट जो है वो कम है पावर प्लांट्स के पास में. ऑलराइट. तो 9 साल में सबसे लोवेस्ट लेवल है ये अभी तक का. द हायर कोल डिमांड कुड ऑल्सो स्टिफल एफर्ट्स टू बिल्ड पावर प्लांट इन्वेंटरीज. ऑलराइट. तो कोल डिमांड इंक्रीज होगी तो उससे पावर प्लांट की जो इन्वेंट्रीज हैं वो भी बिल्ड हो सकती हैं. इंडिया नाउ एक्सपेक्ट्स अ डिमांड फॉर कोल फ्रॉम यूटिलिटीज टू बी अबाउट 784.6 मिलियन टन्स फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2023, 3.3% हायर देन द प्रोजेक्टेड अर्लियर. तो इंडिया जो है वो कोल यूटिलिटीज से कोल का डिमांड ये मानती है कि 784.6 मिलियन टन्स रहेगा मार्च 2023 के एंड तक. ऑलराइट. The projected annual coal shortage is now 49.3 million tons, nearly 3 times the 7.7 million tons projected earlier. तो annual coal shortage जो है वो अभी about 50 million tons तक पहुंच गई है, जो कि required amount जो था 17.7 million tons का, उसका लगभग 3 गुना है. All right. India reconciled its coal demand projections after higher than expected power demand growth in April, when electricity use hit a record high due to soaring temperature. All right. Call for bulk import. तो कई स्टेट्स ने अभी फेडरल गवर्नमेंट को कहा, फेडरल गवर्नमेंट की जो कोल इंडिया है उसको कहा है कि आप बल्क में कोल इंपोर्ट कीजिए और स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए. स्टेट्स ने कहा कि जो हाई ग्लोबल प्राइसेस है, सप्लाई चैलेंजेस जो हैं, ठीक है, तो उसके उन्होंने इस चीज़ को साइट किया और कहा कि कोल मिनिस्टर ने स्टेट्स को कहा है कि डिमांड को कंसिडर किया जाएगा. तो बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं. हायर इंपोर्ट्स जो होंगे उसकी वजह से क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट की जो ओन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन पे प्रेशर लगेगा, जो ऑलरेडी डेट ड्रिवन है, उन पे बहुत ज़्यादा डेट है. ऑलराइट. जनरेटर्स को वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ओ करते हैं, तो वो भी क्या करेंगे कि हाई इनपुट कॉस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए टैरिफ्स को इंक्रीज कर देंगे. The world's largest miner has not imported coal in the recent years. तो जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइनर है उसने अभी तक, मतलब इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, रिसेंट ईयर्स में हमने कोल इंपोर्ट नहीं किया है. कोल डिपेंडेंसी फॉर पावर इन इंडिया. Till September 2021, the thermal power comprised 60% of India's installed capacity in power generation. सितंबर 2020 तक इंडिया में थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू जो एनर्जी जनरेशन होती थी वो 60% थी, डिपेंडेंसी थी. कोल बेस्ड पावर जनरेशन की कैपेसिटी 210 गीगावाट है ऑफ द टोटल 396 गीगावाट, एंड इट अकाउंट्स फॉर 53% ऑफ इंडियाज टोटल पावर कैपेसिटी ऑन मार्च 2022. तो अभी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग ये इंडिया की टोटल पावर कैपेसिटी का कोल बेस्ड पावर जनरेशन 53% कंप्राइज करता है. इंडिया इम्पोर्ट्स अबाउट 20% ऑफ इट्स थर्मल कोल रिक्वायरमेंट्स. तो थर्मल कोल रिक्वायरमेंट्स का 20% इंडिया इम्पोर्ट करता है. CEW असेसमेंट के अनुसार a disproportionate share of generation comes from older inefficient plants, while the newer and efficient ones remain idle for the want of favorable coal supply contracts and power purchase agreements. ठीक है. तो इसमें कहा गया है कि जो मेजर पावर जनरेशन है वो इनएफिशिएंट प्लांट्स के थ्रू होता है, और जो नए और एफिशिएंट प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, वो आइडल पड़े हैं, मतलब वो यूज़ में नहीं आ रहे हैं. ऑलराइट. क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उनको फेवरेबल कोल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स का रिक्वायरमेंट है या फिर फेवरेबल पावर परचेज अग्रीमेंट्स का वो वेट कर रहे हैं, तो अभी आइडल पड़े हैं. तो इस वजह से कोल डिपेंडेंसी का जो कोल का इशू है ये बढ़ता जा रहा है. व्हाट आर द कॉजेज? रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो हीट वेव्स और उसके अलावा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का रिवाइवल हुआ है पोस्ट कोविड, ठीक है, तो इसकी वजह से ऑब्वियसली जब मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी तो मशीन्स चलेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ेगा. हीट वेव्स में कूलिंग इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं,
तो इसकी वजह से सबसे मेजर कॉज तो यही है कि रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अप्रैल 2022 में एवरेज डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट जो थी वो 4,512 मिलियन टन तक बढ़ गई थी, ऑल राइट, एंड इट वॉज 3,941 मिलियन यूनिट्स इन अप्रैल 2021। तो बेसिकली कितना इंक्रीमेंट आ गया, लगभग 14.5% का ग्रोथ आया, इसमें इंक्रीमेंट आया, ऑलराइट, जबकि एवरेज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी 5%, लेकिन ये लगभग 3 गुना बढ़ गई, ऑलराइट। द रेलवेज विच डोमिनेट द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आर ऑल्सो फेसिंग हाई पैसेंजर ट्रैफिक ऑन शेयर्ड ट्रैक। तो रेलवेज पे भी बहुत ज़्यादा हाई पैसेंजर ट्रैफिक है, जिसकी वजह से कोल का रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रहा है। इनएफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, तो 236 गीगावाट जो थर्मल पावर प्लांट्स जो है की जो कैपेसिटी है वो अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा कम पे रन कर रहे हैं। उनकी जो टोटल कैपेसिटी है उसका 59% पर ही वो काम कर पा रहे हैं। तो इंडिया जो है वो इस डिमांड को कैसे मैनेज कर सकती थी, बाय रैम्पिंग अप थर्मल जनरेशन, और लेकिन जो थर्मल पावर प्लांट्स है वो इस पावर जनरेशन को रैम्प अप नहीं कर पा रहे, ऑलराइट। While TPPs are required to maintain stockpiles approximating 2 to 3 weeks of fuel needs, more than 100 plants are operating with fuel stocks below 25% of the required level. TPPs का एक रिक्वायरमेंट होता है कि उनको 2 से 3 हफ्ते का बफर रखना होता है कोल का, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल वो अपने रिक्वायर्ड लेवल के 25% नीचे काम कर रहे हैं, अबाउट से बहुत ज़्यादा लो लेवल पे काम कर रहे हैं 100 प्लांट्स, ऑलराइट। नेक्स्ट इज कैश फ्लो प्रॉब्लम इन द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। तो जो डिस्कॉम्स हैं वो ड्यूज को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उनको। डिस्कॉम्स जो हैं वो कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का जो ड्यू है। तो ये क्या हो रहा है, इसकी वजह से कैश फ्लो का प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जी पावर जनरेशन कंपनीज हैं ये कोल इंडिया लिमिटेड को पेमेंट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कैश फ्लो का। यूक्रेन वॉर के बाद से क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट कोल प्राइसेस जो हैं वो $400 प्रति टन तक बढ़ गई है, जो कि 2020 में मात्र $50 पर टन थी। तो कितना गुना, 8 गुना के आसपास जो है प्राइस इंक्रीज हो गया है, 8 गुना से भी ज़्यादा एक्चुअली, ऑलराइट। डिस्कॉम लॉसेस की अगर हम बात करें तो सेक्टोरल रिफॉर्म्स होने के बाद में 20 साल के बाद में भी जो डिस्कॉम्स का एग्रीगेट लॉस है वो 21% पर ही स्टैंड कर रहा है, 21% ही है। तो ये क्या है, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी, पुअर रिकवरी जो है इसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है, ऑलराइट। These losses are also a reason for DISCOMs not being able to pay the generators on time, resulting in payment delays to Coal India, which is reluctant to supply coal on request. तो ये losses भी एक रीज़न है कि डिस्कॉम्स जो है वो जनरेटर्स को, पावर जनरेटर्स को अपना पेमेंट नहीं कर पाते। मल्टीपल स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइन्स, तो पहला है कि क्रॉनिक इंसॉल्वेंसी है बहुत डिस्कॉम्स की, जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। उसके अलावा जो यूटिलिटीज़ हैं वो रिसोर्स प्लानिंग को इफेक्टिवली नहीं कर पाती हैं, ऑलराइट। तो ब्लेम गेम जो है बहुत ज़्यादा इन केसेस में। स्टेट्स जो है वो सेंटर को फॉल्टी कोल एलोकेशन के लिए, डिस्पैच के लिए ब्लेम करते हैं। सेंटर स्टेट्स को बोलता है कि आप अपने सप्लायर्स को पेमेंट नहीं करते हो। तो ये ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा है, ऑलराइट। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि है ना, मतलब एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस निकाल लिए जाते हैं, बैंडेड सोल्यूशंस निकाल लिए जाते हैं, और जो स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया जाता। नाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, इस इशू को ख़त्म करने के लिए क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। प्लानिंग एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स, तो पहले हमें प्लानिंग जो है उसको, अपनी जो प्लानिंग की मेथोडोलॉजी है उसको चेंज करना पड़ेगा, फ्रॉम प्राइमरली मैनेजिंग स्कार्सिटी टू फ्लेक्सिबल रेजिलियंसी, ऑलराइट। तो रेजिलियंस क्रिएट करना पड़ेगा, हमें प्रतिरोध क्रिएट करना पड़ेगा ताकि जो स्कार्सिटी है उसको मैनेज किया जा सके, ऑलराइट। वी ऑल्सो नीड टू इंट्रोड्यूस फीडबैक लूप्स इन द इकोसिस्टम सो दैट द स्टेक होल्डर्स बोथ हैव कैरेट्स एंड स्टिक। तो हमें फीडबैक लूप्स देनी पड़ेगी इकोसिस्टम में कि अगर जो स्टेक होल्डर्स है वो कंप्लाई करते हैं रूल्स के लिए तो उनको इंसेंटिव्स दिए जाए, और अगर वो कंप्लाई नहीं करते हैं तो उनके लिए रिपरकशंस हों, उनके लिए पीनल मेजर्स हों, ऑलराइट। पॉलिसी फोकस जो होगा वो किस चीज़ पे होना चाहिए, दैट शुड बी ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल सोल्यूशंस, शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस में नहीं, ऑलराइट। इनेबलिंग इकोसिस्टम, तो एक इनेबलिंग इकोसिस्टम को क्रिएट करना ज़रूरी है ताकि पावर प्लांट्स बहुत अच्छे से काम कर सकें। 90% से ज़्यादा पावर जो है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू प्रोक्योर की जाती है। तो डिस्कॉम्स के पास, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है कॉन्ट्रैक्ट्स, तो डिस्कॉम्स के पास में डिमांड को मैनेज करने के लिए या डायनामिज्म लाने के लिए कोई भी इंसेंटिव होता नहीं है।
तो उन्हें स्मार्ट असेसमेंट और डिमांड मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर ट्रेन किया जाना ज़रूरी है। ऑलराइट, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, फ्यूल एलोकेशन और सपोर्टिंग जो प्रायोरिटी डिस्पैच है एफिशिएंट प्लांट्स का, उनको वापस से रिव्यू करा जा सकता है ताकि इंडिया की जो कोल डिमांड है वो 6% तक पहुंच सके, एनुअल रिक्वायरमेंट के 6% तक पहुंच सके। ऑलराइट, स्ट्रेटेजिक एनर्जी ट्रांजिशन, a knee-jerk reaction to the current crisis may generate pressures to redirect investments to fossil resources, risking India's long-term energy transition efforts. All right, तो एक जो करंट क्राइसिस है उसके लिए अगर एक नी जर्क रिएक्शन देंगे तो उससे क्या होगा कि जो फॉसिल रिसोर्सेज के इन्वेस्टमेंट्स उनको रिडायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इससे क्या होगा कि इंडिया की लॉन्ग टर्म एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होंगी वो रिस्क पे चली जाएंगी। ऑलराइट, कोल डिपेंडेंसी प्रेडिक्टेबल भी नहीं होती, कब कोल सप्लाई हो कब नहीं हो, और ना ही चीप होती है। A strategic approach to energy transition that harnesses the low-cost power promise of renewable energy and opportunities for diversification of energy mix is critical to address persisting power shortages. All right. Next way forward can be middle-term solution to solve crisis. तो इंडिया जो है वो कोल शॉर्टेज से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उससे उबर के आ जाएगा, लेकिन अगर उसको अपनी लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है तो उसे रिन्यूएबल एनर्जी पर अपनी डिपेंडेंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा। मीडियम टर्म के लिए वो क्या कर सकता है कि कोल माइनिंग फैसिलिटीज़ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर सकता है, एग्जिस्टिंग माइंस जो है उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल सकता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर है, तो वो बहुत इनोवेटिव वेज निकाल ही लेता है ताकि वो अपना प्रॉफिट भी कर सके और जो ऑन टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी फुलफिल कर सके। सब कोल सप्लाई को इंश्योर किया सकता है फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर मीडियम टर्म। ऑलराइट, फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड रिड्यूसिंग इम्पोर्ट्स। ऑलराइट, तो इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन टू रिड्यूस एंड इवन अवॉइड इम्पोर्ट्स ऑल टुगेदर इज इम्पेरेटिव। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, एंड द की इनेबलर फॉर दिस विल बी रिक्वायरमेंट फॉर फ्रेश इन्वायरमेंट क्लियरेंस। ऑलराइट, तो इंडिया को क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज़ को डिप्लॉय करना ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना ज़रूरी है ताकि कोल वैल्यू चेन को इंक्रीज़ किया जा सके, कोल सप्लाई को इंक्रीज़ किया जा सके। माइनिंग ब्लॉक्स को प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाना चाहिए। उसके अलावा प्राइवेट कमर्शियल माइनिंग जो है उसको जो कि लीगल है वो क्या करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा बाई डूइंग सो द रिक्वायरमेंट ऑफ हायर कोल इम्पोर्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंट ऑनरस फिनेंशियल बर्डन विल बी मॉडरेटेड। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल इन दिस न्यूज़। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। Twin hurdles hinder India's maritime role. So what is the context कि जो क्वाड ग्रुपिंग है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस की, वो इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव को रोल आउट करने के लिए प्लानिंग कर रही है। और ये किस लिए होगा, फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड मैरीटाइम सर्विलेंस। दो इश्यूज हैं जो कि इंडिया को अपने रोल को एक्सपैंड करने में रोक रहे हैं। पहला इशू है इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स। ऑलराइट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा इंडियन लाइसेंस ऑफिसर्स जो हैं उनकी पोस्टिंग में डिले हो रहा है। ऑलराइट, तो इंडियन ओशन रीजन में जो अलग अलग फैसिलिटीज और सेंटर्स हैं उन पे इंडियन लाइसेंस ऑफिसर्स की पोस्टिंग डिले हो रही है। ऑलराइट, सो व्हाट इज़ द बैकग्राउंड कि एमडीए मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा इन रिसेंट ईयर्स में बढ़ा है, क्वाड कंट्रीज़ में भी और लिटरल स्टेट्स में भी। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि चाइना अपना नेवल प्रेजेंस बढ़ा रहा है, तो इसलिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ILOs bring to the table one's local expertise and can't be determined from here, and also help in building linkages with various agencies in their home countries. तो ILOs जो हैं, इंडियन लाइसेंस ऑफिसर्स जो हैं, वो लोकल एक्सपर्टी का हेल्प लेकर जो है वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग एजेंसीज के बीच में लिंकेजेस बना सकते हैं फ्रॉम देयर होम कंट्रीज इटसेल्फ। ऑलराइट, IFC IOR की बात करें तो IFC IOR जो है वो 2018 में सेटअप किया गया था टू कोऑर्डिनेट विद रीजनल कंट्रीज ऑन मैरीटाइम इश्यूज एंड एक्ट एज अ रीजनल रिपोजिटरी ऑफ मैरीटाइम डेटा। तो जो रीजनल कंट्रीज हैं इंडियन ओशन रीजन की, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने के लिए इसे 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था, और अब ये एक तरीके से मैरीटाइम डेटा की रिपोजिटरी की तरह एक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। इसकी 20 से मोर देन 20 पार्टनर्स कंट्रीज से इसके लिंकेजेस हैं। ऑलराइट, इसका जो हेडक्वार्टर बेसिकली कहा जाए तो वो गुरुग्राम इंडिया में है। व्हाट कैन बी द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ अ लाइसेंस ऑफिसर? तो लाइसेंस ऑफिसर्स जो होगा इट विल बी बेस्ड फुल टाइम एट द सेंटर, working directly with Indian Armed Forces and fellow licensed officers from partner nations to enhance maritime domain awareness in the region.
तो जो लाइसेंस ऑफिसर्स होंगे वो क्या करेंगे, अलग अलग कंट्रीज़ के होंगे, इंडियन होंगे, कोई दूसरी इंडियन ओशन रीजन की कंट्री के होंगे, तो ये क्या करेंगे आपस में लाइसेंस ऑफिसर्स जो हैं वो इंडियन आर्म फोर्सेज और अपनी आर्म फोर्सेज के अंतर्गत काम करेंगे, और वो क्या करेंगे दूसरे लाइसेंस ऑफिसर्स जो हैं कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज़ के लाइसेंस ऑफिसर्स जो हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें मैरीटाइम अवेयरनेस को इम्प्रूव किया जा सके। ऑलराइट, नाउ IFC-IOR की अगर हम बात करें तो हाउ विल इट फंक्शन एट प्रेजेंट, डेटा विल बी शेयर्ड बाय वर्चुअल मीन्स, टेलीफोन कॉल्स, फैक्सेस, ईमेल्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो अभी तो फिलहाल इस तरीके से ये लोग डेटा शेयर कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या होगा कि लाइसेंस ऑफिसर्स जो हैं वो क्या करेंगे आपस में दूसरी कंट्रीज में जाएंगे और वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को फैसिलिटेट करेंगे। ऑलराइट, इट विल ऑल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग इन मैरीटाइम इन्फॉर्मेशन कलेक्शन एंड शेयरिंग। तो ये मैरीटाइम इन्फॉर्मेशन कलेक्शन और शेयरिंग में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। क्वाड समिट 22 की अगर 2022 की बात करें, क्योंकि सारे डिस्कशंस क्वाड समिट 2022 में ही हुए हैं, तो क्वाड क्या है पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 4 नेशंस, इंडिया, जापान, US एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑलराइट, इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक फोरम दैट फीचर्स सेमी रेगुलर समिट्स, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड मिलिट्री ड्रिल्स। तो ये एक तरीके से फोरम है जहाँ पर सेमी रेगुलर समिट्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है, मिलिट्री ड्रिल्स होती है। इसका की फोकस क्या है कि इंडो पैसिफिक रीजन का डेवलपमेंट और उनको टेररिज्म, डिसइंफॉर्मेशन और टेरिटोरियल डिस्प्यूट से बचाना। इस साल जो क्वाड लीडर समिट है वो कब हुआ, 14 मई 2022 को हुआ टोक्यो में। इसमें कौन कौन से इश्यूज़ को एड्रेस किया गया, चाइना और सोलोमन आइलैंड्स वाला जो इशू है, चाइना ताइवान वाला इशू है, नॉर्थ कोरिया का जो मिसाइल्स वाला इशू है, यूक्रेन और रशिया वाला इशूज़ जो है, ये सारे इशूज़ को इसमें एड्रेस किया गया। Now, what are the initiatives unveiled in Quad Summit 2022? तो कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कौन कौन सी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ है। तो पहला है पीस एंड स्टेबिलिटी। ऑलराइट, क्वाड लीडर्स डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन एंड ऑनगोइंग ट्रैजिक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड असेस्ड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन इंडो पैसिफिक। तो क्वाड लीडर्स ने जो यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, जो दूसरे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहे हैं लाइक म्यांमार वाले, तो इन सबको इन्होंने डिस्कस किया और इंडो पैसिफिक पे इसका क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा उसके बारे में चर्चा की। ऑलराइट, उन्होंने अपनी कमिटमेंट को भी एक असर्ट किया टुवर्ड्स कोऑपरेशन विद पार्टनर्स इन द रीजन हु शेयर द विजन ऑफ अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। चाइना का नाम लिए बिना उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया जिसमें कि बीजिंग के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपोज किया एनी कोर्सिव, प्रोवोकेटिव एंड यूनिलैटरल एक्शंस दैट सीक टू चेंज द स्टेटस क्वो एंड इंक्रीज टेंशंस। उसके अलावा वहाँ पर इंडियन ओशन रीजन में नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की फ्रीडम को इंश्योर करना, मैरीटाइम रूल्स बेस्ड ऑर्डर लाना, स्पेशली इन ईस्ट एंड साउथ चाइना सीज वाला जो रीजन है, तो इस सब में भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर फ्रीडम मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, कोविड-19 और ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में उन्होंने कहा कि उन्होंने प्लेज किया अप्रॉक्सीमेटली $5.2 बिलियन टू द कोवैक्स एडवांस मार्केट कमिटमेंट। ऑलराइट, तो ये कमिटमेंट है कोवैक्सीन के कोविड वैक्सीन के लिए, तो उस पर उन्होंने $5.2 बिलियन के लिए प्रतिज्ञा ली कि वो प्रोवाइड करवाएंगे इस पे। ऑलराइट, इट हैज़ डिलीवर्ड ओवर 670 मिलियन डोसेज इंक्लूडिंग एटलीस्ट 265 मिलियन डोजेज टू इंडो पैसिफिक। तो इस इनिशिएटिव के अंदर इन्होंने 670 मिलियन डोजेज जो है वो डिलीवर करी है और इंडो पैसिफिक में 265 मिलियन डोजेज गई हैं इसमें से। द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज एक्सप्रेस देयर कमिटमेंट टू कंटिन्यू टू शेयर quality assured COVID-19 vaccines where they are needed. All right. They welcome the progress on the expansion of J&J vaccine or production in the biological e-facility in India under the Quad vaccine partnership. तो जो जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन प्रोडक्शन का जो एक्सपेंशन हो रहा है बायोलॉजिकल ई फैसिलिटी जो है इंडिया में, उसमें तो तो उन्होंने इस पे भी प्रोग्रेस को वेलकम किया। मार्च 2021 में क्वाड लीडर्स लॉन्च द क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप फॉर इनहैंसिंग इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन। तो ये क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप है क्या, क्वाड लीडर्स ने इक्विटेबल एक्सेस जो है वैक्सीन का वो इंश्योर करने के लिए इसको लॉन्च किया था। दे डिसाइडेड टू डोनेट मोर देन 1.2 बिलियन वैक्सीन डोजेज ग्लोबली इन एडिशन टू द डोजेज वी हैव फाइनेंस थ्रू कोवैक्स। तो कोवैक्स के अलावा इन्होंने इस इनिशिएटिव के थ्रू, इस पार्टनरशिप के थ्रू 1.2 बिलियन डोजेज भी ग्लोबली डोनेट करने का डिसाइड किया है। ऑलराइट, दीज वैक्सीन्स वर टू बी डेवलप्ड इन US, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड फिनेंस्ड बाय जापान। ऑलराइट,
नाउ नेक्स्ट इनिशिएटिव इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्वाड लीडर्स ने कहा कि $50 बिलियन की से ज़्यादा की उन्होंने एक्सटेंशन लाइन प्रोवाइड करी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडो पैसिफिक ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। डेट सस्टेनेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए भी उन्होंने डिसाइड किया है। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? क्वाड डेट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल ये लोग इस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें कि क्या होगा कि मल्टीपल बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल कैपेसिटी बिल्डिंग असिस्टेंस जो होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। क्लाइमेट की अगर बात करें तो इन्होंने क्वाड क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज क्यूचैम्प, ऑलराइट, तो इसकी 2 थीम्स के साथ में इसको लॉन्च किया है। ऑलराइट, तो इसमें क्या होगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी? ग्रीन शिपिंग एंड पोर्ट्स एम्ड फॉर शेयर्ड ग्रीन कॉरिडोर फ्रेमवर्क बिल्डिंग ऑन ईच क्वाड कंट्रीज आउटपुट। तो ग्रीन शिपिंग को इंश्योर किया जाएगा। उसके अलावा क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन को इंश्योर किया जाएगा इन क्लीन हाइड्रोजन एंड मेथेन एमिशंस। क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा। क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने के लिए इसमें काम किया जाएगा। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को भी ये स्ट्रेंथन करेगा। साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड साइबर सिक्योरिटी पार्टनरशिप के तहत साइबर सिक्योरिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने की बात की है। They also decided to initiate the first ever Quad Cyber Security Day to help individual internet users to better protect themselves from cyber threats. तो उन्होंने पहला क्वाड साइबर सिक्योरिटी डे इनिशिएट करने की बात की है, ऑलराइट, ताकि जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो अपने आप को साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से बचा सकें। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के एरिया में उन्होंने कहा कि 5G और 5G के आगे की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें उनके लिए वो इंटर ऑपरेबिलिटी और सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे, ऑलराइट। द कॉमन स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स, जो कॉमन स्टेटमेंट था, इट वॉज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ दिस समिट। दिस एडवांसेज द कोऑपरेशन अमंग क्वाड कंट्रीज ऑन सेमीकंडक्टर्स एंड अदर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। क्वाड फेलोशिप की बात करें तो ये भी ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। इससे क्या होगा, क्वाड कंट्रीज़ के जो 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको यूएस भेजा जाएगा ताकि वो स्टेम फील्ड्स मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन में ये बेसिकली ग्रेजुएट डिग्रीज परस्यू कर सके। स्पेस की अगर हम बात करें तो क्वाड कंट्रीज डिसाइडेड टू शेयर स्पेस बेस्ड सिविल ऑब्जर्वेशन डेटा अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग अ क्वाड सैटेलाइट डेटा पोर्टल दैट एग्रीगेट्स लिंक टू देयर रेस्पेक्टिव नेशनल सैटेलाइट डेटा रिसोर्सेज। तो उन्होंने स्पेस बेस्ड सिविल अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा भी शेयर करने की बात की है थ्रू अ क्वाड सैटेलाइट डेटा पोर्टल। वो क्या करेगा, अलग अलग कंट्रीज़ की जो सैटेलाइट डेटा रिसोर्सेज है उनको एक जगह पे एग्रीगेट कर देगा, एक जगह पे कन्वर्ट कर देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड HADR। तो नया मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव्स जो है वो लॉन्च किया गया। उसका नाम क्या था? इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, IPMDA। ऑलराइट, तो ये काम क्या करेगा? इट विल ऑफर अ नियर रियल टाइम इंटीग्रेटेड एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पिक्चर। तो ये मैरीटाइम इंफॉर्मेशन की शेयरिंग के लिए एक रियल टाइम सोल्यूशन, इंटीग्रेटेड सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन और नेचुरल डिजास्टर्स को भी रिस्पॉन्ड करेगा, इलीगल फिशिंग को रोकने की कोशिश करेगा। उसके अलावा जो डार्क शिपिंग होती है, जो इलीगल शिपिंग होती है, उसको भी ट्रैक करने में ये हेल्प करेगा। It will support and work in consultation with Indo-Pacific regions, nations and regional information fusion centers in the region. तो इंडो पैसिफिक नेशंस के साथ में और रीजनल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर्स जो हैं इंडियन ओशन रीजन में, उनकी मदद से ये काम करेगा। ऑलराइट, इस समिट में एक क्वाड पार्टनरशिप ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR, इस पर भी बात करी है, इसको इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। दिस पार्टनरशिप विल फर्दर स्ट्रेंथन द कोलैबोरेशन टू इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू डिजास्टर्स इन द रीजन। All right, so this is all in this news. Now moving on to the next. No monkeypox cases reported in India so far. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि मंकी पॉक्स अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन इंडिया में अभी तक मंकी पॉक्स का एक भी केस नहीं मिला है, जबकि वर्ल्ड में जो इसका स्प्रेड है उसको बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा क्लोजली ट्रैक किया जा रहा है। इंडिया जो है, जो अलर्ट WHO ने दिया है इसके अक्यूट हेपेटाइटिस के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके लिए, उस पर भी इंडिया बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। ऑलराइट, WHO ने कहा है कि नियरली 200 केसेस ऑफ मंकी पॉक्स हैज़ बीन रिपोर्टेड इन मोर देन 20 कंट्रीज नॉट यूजुअली नोन टू हैव सच आउटब्रेक्स। तो 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में मंकी पॉक्स के केसेस मिले हैं। ऑलराइट, और उन कंट्रीज में मिले हैं जहाँ पर मंकी पॉक्स के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। ऑलराइट, नाउ अगर हम बात करें हेपेटाइटिस की,
तो जो अक्यूट हेपेटाइटिस के केस अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हेपेटाइटिस का हम डिस्कस करते हैं। तो वायरल हेपेटाइटिस जो है वो दो पार्ट्स का होता है, अक्यूट एंड एसिम्टोमेटिक, क्रॉनिक। सॉरी, अक्यूट जो है वो, उसमें क्या होगा बेसिकली, क्रॉनिक जो है एसिम्टोमेटिक रहता है, इसमें फैटिक और मलाइस का जो सिम्टम्स होते हैं वो देखे जाते हैं। इसमें बहुत सारे अक्यूट हेपेटाइटिस में बहुत सारे जो फैटिक, मलाइस, नौशिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, लो फीवर, जॉन्डिस, डार्क यूरिन, बहुत सारे इश्यूज इसमें देखे जाते हैं, एंड इट इज मच डेंजरस। ऑलराइट, now WHO in its disease outbreak news said 650 probable cases of acute hepatitis of unknown etiology in children have been reported from 33 countries in 5 WHO regions बिटवीन अप्रैल 5 एंड मई 26। तो लगभग 1.5 से पौने 2 महीने के अंदर 650 केसेस देखे गए हैं अक्यूट हेपेटाइटिस के। इसकी फैमिली क्या है, जो वायरस है वो किस फैमिली का है, किस एटोलॉजी का है, उसका पता नहीं है। तो 33 कंट्रीज में इस तरीके के केसेस देखे गए हैं। हेपेटाइटिस में होता क्या है, लिवर का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अगर एकदम से हेपेटाइटिस होता है तो दैट इज अक्यूट हेपेटाइटिस। ऑलराइट, कॉजेज क्या होते हैं इसके, बेसिकली वायरल हेपेटाइटिस इन्फेक्शन अगर हो जाते हैं, मतलब कौन कौन से, ए, ई, तो मेजरली वायरस हेपेटाइटिस इन्फेक्शन ए और ई से ये ज़्यादा फैलता है। कभी कभी अक्यूट हेपेटाइटिस बी और सी से भी फैल जाता है। उसके अलावा कई मेडिकेशंस या टॉक्सिन्स जो ली जाती है उनसे भी हेपेटाइटिस का खतरा होता है। यूजुअली तो क्या होता है कि जो अक्यूट हेपेटाइटिस है इसमें कोई बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते नहीं हैं, या फिर इसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या केयर की ज़रूरत पड़ती नहीं है। पर कई केसेस में ये लिवर को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, जिससे कि लिवर फेल हो जाता है और इवेंचुअली डेथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सिम्टम्स क्या है, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस, पेल स्टूल्स, तो ये सब इसके मेजर सिम्टम्स हैं। तो इंडिया में भी डॉक्टर्स ने एक तरीके से इन्फॉर्म किया कि जो बच्चे कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं उनके अंदर भी हेपेटाइटिस देखा गया है। ऑलराइट, अब बात करते हैं मंकी पॉक्स की। तो मंकी पॉक्स जो है बेसिकली रोडेंट्स जो होते हैं उनकी, या जो मेनली एनिमल्स होते हैं उनके थ्रू फैलते हैं बाय द बाइट, स्क्रैचेस एंड कंजम्पशन ऑफ बुश मीट। ऑलराइट, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल तो है लेकिन लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑलराइट, और ये होता कैसे है, थ्रू क्लोज कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रेशंस एंड स्किन लीजन्स। तो इनके थ्रू ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है। सिम्टम्स क्या है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है, फीवर हो जाता है, स्वोलन लिम्फ नोड्स, बैक एक, चिल्स, एग्जॉस्शन, मसल एक्स, रैशेस। उसके अलावा इसका जो जेस्टेशन पीरियड है वो 2 से 3 वीक्स का रहता है, 2 से 3 वीक इसका असर रहता है। मंकी पॉक्स है क्या, इट इज़ अ वायरल जूनोटिक डिजीज़, मतलब एनिमल्स से होने वाली एक वायरल डिजीज़ है जो कि सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट एरियाज़ में ही देखी जाती है मेनली, और ये कुछ टाइम बाद में कई कंट्रीज़ में भी फैल गई। इसे स्क्विरल्स, गॉम्बियन पोस्ट रैट्स जो हैं, डोमेसिस जो है, मंकीज़ हैं, उनमें डिटेक्ट किया गया है। मंकी पॉक्स जो है, मंकी पॉक्स वायरस द्वारा फैला जाता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। ऑलराइट, जो कि क्या है, ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस जो है उसका मेंबर है। ओरिजिन की बात करें तो मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्शन पहली बार 1958 में देखा गया था। in the following the 2 outbreaks of pox-like disease in the colonies of monkeys kept for research. Alright, तो जहाँ monkeys को रखा जाता था रिसर्च पर्पसेस के लिए, वहाँ पर केसेस देखे गए, दो आउटब्रेक्स हुए, जो कि मतलब जो अपना स्मॉल पॉक्स होता, चिकन पॉक्स होता है उस टाइप के इनमें आउटब्रेक्स देखे गए, और 1958 में इसको पहली बार डिटेक्ट किया गया था। सिम्टम्स, ट्रांसमिशन और इफेक्ट की बात करें तो ये फीवर, रैश, स्वोलन लिम्फ नोड्स मेजरली इसके सिम्टम्स होते हैं। इसमें क्या होता है, लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाती हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स में लिम्फ नोड्स के साथ में स्वेलिंग नहीं आती है, तो ये डिफरेंस है। ऑलराइट, इट इज़ मोस्टली ट्रांसमिटेड टू पीपल फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स सच एज रोडेंट्स एंड प्राइमेट्स, बट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑल्सो अकर्स। पहला ह्यूमन केस जो था वो 1970 में देखा गया था इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ऑलराइट, monkeypox virus is transmitted from one person to another by contact with lesions, body fluids, respiratory droplets and contaminated materials such as bedding. तो ये इस तरीके से क्लोज कॉन्टैक्ट में आने के बाद में ही ये फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो दैट इज अराउंड 7 to 14 days, लेकिन कुछ केसेस में ये 5 to 21 days तक भी हो सकता है। ऑलराइट, up to a tenth of people ill with monkeypox would die
विद मोस्ट डेथ अकरिंग इन यंगर एज ग्रुप्स। तो 1/10 मतलब अगर 100 लोग इन्फेक्टेड हैं तो उनके में से 10 लोगों की यूजुअली डेथ हो जाती है। और ये जो एज ग्रुप रहता है इसका बहुत छोटे जो यंगर जो जनरेशन है उसके अंदर ही ज़्यादा डेथ के चांसेस, फर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो तो काफ़ी हद तक स्मॉल पॉक्स की तरह ही होता है। ऑलराइट, द वैक्सीनिया वैक्सीन यूज्ड ड्यूरिंग द स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज आल्सो प्रोटेक्टिव अगेंस्ट मंकी पॉक्स। तो वैक्सीनिया वैक्सीन भी एक तरीके से मंकी पॉक्स से भी प्रोटेक्ट करती है। ऑलराइट, तो मंकी पॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए अभी वैक्सीनिया वैक्सीन की 3rd जनरेशन को अप्रूव कर दिया गया है। उसके अलावा एंटीवायरल एजेंट्स को भी डेवलप किया जा रहा है। मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स से कैसे डिफरेंट है? मंकी पॉक्स वायरस जो है वो एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है जो कि वेरियोला वायरस जो कि एक उस फैमिली में आता है जिनमें वेरियोला वायरस जो कि स्मॉल पॉक्स करते हैं उनके थ्रू उनकी फैमिली में आता है। उसके अलावा जो वैक्सीनिया वायरस है जो कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में यूज़ होता है उनकी फैमिलीज का, तो मेजर इनकी फैमिलीज हैं वो तो सेम ही है। ऑलराइट, इसके सिम्टम्स भी स्मॉल पॉक्स के जैसे ही हैं लेकिन लेस सीवियर है एज कम्पेयर टू स्मॉल पॉक्स। ऑलराइट, और दोनों डिजीज़ के सिम्टम्स वैरी कर सकते हैं। स्मॉल पॉक्स को वर्ल्ड वाइड 1980 में इरेडिकेट कर दिया गया था, फिर भी अभी तक मंकी पॉक्स को इरेडिकेट नहीं किया गया है। सेंट्रल और वेस्ट एशिया में ये अभी भी फैलती है और कई बार दूसरी कंट्रीज जहाँ पर इसके होने के चांसेस बहुत कम है वहाँ पर भी इसको देखा गया है। सो दिस इज ऑल इन दिस न्यूज़। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। US issues sanctions targeting North Korea. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? द यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली इम्पोज सैंक्शंस ऑन 2 रशियन बैंक्स, अ नॉर्थ कोरियन कंपनी एंड अ पर्सन इट अक्यूज्ड ऑफ सपोर्टिंग नॉर्थ कोरियाज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम which increased pressure on Pyongyang over its renewed ballistic missile launches. तो यूनाइटेड स्टेट्स ने डायरेक्ट सैंक्शन तो नहीं पर इनडायरेक्ट सैंक्शंस लगाए हैं ऑन नॉर्थ कोरिया। तो उसमें क्या है कि नॉर्थ कोरियन कंपनी पे और एक पर्सन पे उन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं जिसके लिए कहा गया है, उसको अक्यूज़ किया गया है कि वो नॉर्थ कोरिया के मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स का जो प्रोग्राम है उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इससे क्या है, प्योंगयांग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है यूएस। बैकग्राउंड की बात करें तो जो अमेरिका ने जो ये सैंक्शंस लगाए हैं दैट कम्स आफ्टर अ डे आफ्टर चाइना vetoed a US-led push to impose more United Nations sanctions on North Korea over its ballistic missile launches, publicly splitting the United Nations Security Council for the first time since it started punishing Pyongyang in 2006. All right. तो यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा द वीटोज केम डिस्पाइट व्हाट द यूनाइटेड स्टेट्स सेज वाज अ 6th टेस्ट ऑफ एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बाय नॉर्थ कोरिया दिस ईयर, साइंस दैट North Pyongyang is preparing to conduct its first nuclear test since 2017. Alright, तो वीटोज जो हैं यूनाइटेड स्टेट ने कहा कि नॉर्थ कोरिया ने इस साल में 6ठा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है और 2017 में जो इसने पहले न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब से ये इस तरीके से अपने मिसाइल टेस्ट कर रहा है। तो उसके लिए इन्होंने वीटोज लगाए हैं, सैंक्शंस लगाए हैं। नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया ने इस साल फरवरी में अपना सबसे बड़ा मिसाइल लॉन्च 2017 के बाद से अपना सबसे बड़ा मिसाइल लॉन्च कंडक्ट किया। उसने ये क्लेम किया कि जो इसने टेस्ट फायरिंग की है जिस मिसाइल की वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो 100 माइल्स तक ट्रैवल कर सकती है। यूएस के जो नॉर्थ पैसिफिक कमांड है गुआम, वहाँ तक ये स्ट्राइक कर सकती है। Alright, the test was an intermediate range ballistic missile which would be the biggest missile tested since November 2017. तो नवंबर 2017 से लेके अब तक की सबसे बड़ी मिसाइल टेस्ट था ये जो फरवरी में हुआ। मिसाइल 2000 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक गई और वापस 30 मिनट तक ट्रैवल करके 800 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया और फाइनली सी ऑफ जापान में उसने लैंड किया। ऑलराइट, North Korea has conducted a record number of 7 missile launches in the month of January 2022 alone, which was strongly condemned by US, South Korea, Japan and other nations. तो नॉर्थ कोरिया ने सिर्फ जनवरी में 7 मिसाइल लॉन्चेस किए। ऑलराइट, द UN prohibits North Korea from ballistic and nuclear weapons and has imposed strict sanctions, but the East Asian state regularly defies the ban. तो UN ने नॉर्थ कोरिया पे बैन्स लगा रखे हैं ताकि वो बैलिस्टिक और न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं कर सके। सैंक्शंस लगा रखे हैं लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया उन सैंक्शंस को डिफाई करता रहता है। गुआम की अगर बात करें तो इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड इन अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन द माइक्रोनेशिया सब रीजन ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन।
ऑलराइट, ओशिनिया में ये इट इज़ द लार्जेस्ट एंड सदर्न मोस्ट ऑफ द मरियाना आइलैंड्स एंड लार्जेस्ट आइलैंड इन माइक्रोनेशिया। ऑलराइट, फिर मई 22 की बात करें तो मई 22 में नॉर्थ कोरिया फायर्ड अ सस्पेक्टेड बैलिस्टिक मिसाइल टुवर्ड्स द सी, द लेटेस्ट इन द सीरीज ऑफ वेपन डेमोन्स्ट्रेशन दिस ईयर। तो मैं अभी 9-10 तारीख के मई 9-10 तारीख के आसपास इन्होंने फिर से एक सस्पेक्टेड बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया। ऑलराइट, तो दिस लॉन्च वॉज नॉर्थ कोरिया 16th राउंड ऑफ टेस्ट दिस ईयर। तो 16th टेस्ट था ये, बेसिकली 16th राउंड ऑफ टेस्ट था। ऑलराइट, there are also signs that the North Korea is preparing to conduct its first nuclear test in 5 years at a remote testing ground in its northeast। तो ऐसा भी खबरें आ रही हैं कि अभी 5 साल के बाद में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट नॉर्थ कोरिया करने वाला है इन अ टेस्टिंग ग्राउंड इन इट्स नॉर्थ ईस्ट। ऑलराइट, तो ये बहुत बड़ा इशू है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से ये एक है और ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए टास्क है। इसकी पावर्स क्या है? पावर्स में एक तो पीस कीपिंग ऑपरेशन का इस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल सैंक्शंस का इस्टेब्लिशमेंट, उसके अलावा मिलिट्री एक्शन का ऑथराइजेशन। ऑलराइट, ये एक अकेली यूएन बॉडी है जो कि मेंबर स्टेट्स को बाइंडिंग रेजोल्यूशंस इशू कर सकती है। इसमें 15 मेंबर्स हैं। ऑलराइट, जो इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स हैं। ऑलराइट, तो कोई भी अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी रेजोल्यूशन अगर इसमें यूएनएससी में मूव किया जाता है तो ये उसको वीटो कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके अलावा 10 नॉन परमानेंट इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं, इंडिया उसका पार्ट है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल इन दिस न्यूज़। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। फ्रेमवर्क ऑन एनविल टू कर्ब फेक रिव्यूज़ ऑन ई कॉमर्स साइट्स। तो ई कॉमर्स साइट जो होती है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उससे पहले रिव्यूज़ चेक करते हैं, तो उस पर फेक रिव्यूज़ बहुत सारे होते हैं जो कि कंपनीज़ या जो वेंडर्स होते हैं वो खुद भी कई बार डाल देते हैं। तो उस पर उसको रोकने के लिए, उससे कंज्यूमर्स को बचाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो एक फ्रेमवर्क बनाने वाला है जिसमें कि क्या होगा कि किस तरीके से ये जो फेक रिव्यूज़ हैं इनको इरेडिकेट किया जा सके, उसके लिए फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। ऑलराइट, ये डिसीजन कब लिया गया? आफ्टर द मिनिस्ट्री एंड द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI, उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट करी विद ई कॉमर्स कंपनीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू डिस्कस द मैग्नीट्यूड एंड रोड मैप अहेड फॉर फेक रिव्यूज़ ऑन सच वेबसाइट्स। ऑलराइट, ई कॉमर्स होता क्या है? ई कॉमर्स के अलग अलग टाइप्स है। फर्स्ट इज बिजनेस टू कंज्यूमर्स। बिजनेस टू कंज्यूमर्स में क्या होगा कि इसका एग्जाम्पल है Amazon.com। तो ये क्या करता है कि जो बिजनेस होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, वो रिटेल कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं इसके थ्रू। तो दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर्स। B2B इज बिजनेस टू बिजनेस। तो eSteel.com इसका एग्जाम्पल है। तो ये एक स्टील इंडस्ट्री एक्सचेंज है जिसमें कि क्या होगा, स्टील प्रोड्यूसर्स और स्टील यूजर्स जो हैं, क्योंकि डायरेक्टली कोई कंज्यूमर तो उसको डायरेक्टली स्टील खरीदेगा नहीं, तो जो यूजर्स हैं, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो खरीदती हैं, तो दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। कंज्यूमर टू कंज्यूमर eBay.com, जहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली कंज्यूमर्स जो हैं वो अपना जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अपनी चीज़ें हैं, वो डायरेक्टली ऑक्शन कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल है OLX। ऑलराइट, तो OLX जो है वहाँ पर भी इस तरीके से किया जाता है कि कंज्यूमर जो कंज्यूमर है जिसने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली दूसरे कंज्यूमर जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है उसको अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है। नेक्स्ट इज पीयर टू पीयर। तो इसमें क्या होता है कि इट परमिट्स कंज्यूमर टू शेयर म्यूजिक विद अनदर डायरेक्टली विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ अ मार्केट मेकर। ऑलराइट, तो ये एक एग्जांपल है नटेला, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। नाउ एम कॉमर्स टू मोबाइल, एम कॉमर्स दैट इज मोबाइल कॉमर्स। तो इसमें क्या होगा, वायरलेस मोबाइल डिवाइसेस जो हैं लाइक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स या सेलफोन्स जो हैं वो कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, जैसा कि हम लोग करते हैं। ऑलराइट, सो दिस ये पूरा ई कॉमर्स का टाइप हो गया। नो व्हाट आर द एडवांटेजेस, कि एक तो सेलर्स जो हैं वो कंज्यूमर्स के साथ में क्लोज आ सकते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, कंपटीशन जो है वो इम्प्रूव हो सके। कस्टमर जो है वो सेलर्स के बीच में चूज़ कर सकता है और उसको जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए उसका जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो वहाँ से वो खरीद सकता है। ऑलराइट, और वर्चुअल स्टोर्स पर 24/7 एक्सेस है, वो सुबह दोपहर रात को 3 बजे भी वो कोई प्रोडक्ट अगर ऑर्डर करना चाहे तो वो कर सकता है। ऑलराइट,
और उसके अलावा कंज्यूमर्स के लिए कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि उनके एक तो स्टोर पे जाने का जो है टाइम बच जाता है, तो टाइम सेविंग होती है। उसके अलावा जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ऑलराइट, इट प्रोवाइड्स अ वाइडर रीच एंड रिसेप्शन अक्रॉस ग्लोबल मार्केट विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, तो रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ग्लोबल मार्केट तक सामान जो है वो खरीदा जा सकता है। उसके अलावा इनेबल सेलर्स टू सेल टू अ ग्लोबल ऑडियंस एंड कस्टमर्स टू मेक अ ग्लोबल चॉइस। तो जो सेलर्स हैं वो ग्लोबली अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, और कस्टमर्स जो हैं वो ग्लोबली अलग अलग प्रोडक्ट्स को रेट करके, रिव्यू करके अपना चॉइस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जोग्राफिकल बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं, चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं। ऑलराइट, जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चेन है उसको ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। ऑलराइट, प्रोड्यूसर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में एक ट्रांसपेरेंट चैनल इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हैं दे आर क्रिएटेड टू केटर टू द इंडिविजुअल प्रेफरेंसेज ऑफ द टारगेट ऑडियंस। Customer can easily locate products since e-commerce can be one of the store setup for all consumer business needs. तो कस्टमर्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स को लोकेट कर सकते हैं। बिजनेस को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंश्योर करता है ये, बिजनेस इसको मैनेज करना बहुत ईजी बनाता है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, ई कॉमर्स सेक्टर में अगर ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो रेवेन्यूज जनरेट होंगे, टैक्स कलेक्शन जो है वो इम्प्रूव होगा। उसके अलावा बेटर प्रोडक्ट और बेटर सर्विसेज जो होगी वो मिलेगी, कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट में बढ़ेगी। एमएसएमई जो है इंडिया की, मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उनको ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि उनको ये तो मतलब अपनी टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग की प्रोवाइड करता है, और दूसरी कंट्रीज़ में भी, दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी ये कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि अकाउंटेबिलिटी कम है ई कॉमर्स कंपनीज़ की, प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। यूजुअली होता ही ऐसा कि जो प्रोडक्ट दिखाया जाता है उससे लेस क्वालिटी का प्रोडक्ट यूजुअली मिलता है, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इट डिपेंड स्ट्रांगली ऑन नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्क कनेक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। मैकेनिकल फेलियर्स अगर होते हैं तो उसकी वजह से टोटल प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। डेफिनेट लेजिस्लेशन both domestically and internationally to regulate e-commerce transaction are still to be framed, leading to the lack of regulation of this sector. ऑलराइट, तो जो लेजिस्लेशंस हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस सेक्टर को इम्पैक्ट करते हैं। उसके अलावा क्योंकि वो डेटा मांगते हैं तो उससे जो प्राइवेसी है, लॉस ऑफ प्राइवेसी है वो भी होता है, कस्टमर की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज हो जाती है। उसके अलावा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जो रिस्क है वो बढ़ जाती है, सेंसिटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी, क्योंकि कार्ड नंबर डालना होता है, बाकी चीज़ें जो है उस वजह से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का लॉस भी हो सकता है। ऑलराइट, इंटरनेट बॉर्डरलेस है, रेगुलेशन बहुत कम है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं उसका प्रोटेक्शन बहुत बड़ा इशू रहता है। तो ये एक ई कॉमर्स के डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग ई कॉमर्स इन इंडिया। तो 2019 फरवरी में ड्राफ्ट नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी प्रिपेयर की गई थी और पब्लिक डोमेन में लाई गई थी। इसने ई कॉमर्स इकोसिस्टम के 6 इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश करी, दैट इज़ ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस, रेगुलेटरी इश्यूज़, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डेटा, सिमुलेटिंग domestic digital economy and export promotion through e-commerce. Alright. The Department of Commerce initiated an exercise and established a think tank on framework for national policy on e-commerce and a task force under it to deliberate on the challenges confronting India in the arena of digital economy and electronic commerce. तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने भी एक फ्रेमवर्क फॉर नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स जो था वो इस्टेब्लिश किया था। Reserve Bank of India has decided to allow interoperability among prepaid payment instruments. Reserve Bank of India जो है उसने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, डिजिटल वॉलेट्स हो गया, कैश कूपन्स हो गया, टेलीफोन टॉपअप कार्ड्स हैं, इनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी भी अलाउ करी है। ऑलराइट, और इन्होंने अलग अलग बैंक्स और कंपनीज को भी KYC कंप्लायंट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करने की बात की है, लाइक मोबाइल वॉलेट्स इंटरऑपरेबल अमंग देमसेल्व्स। ऑलराइट, FDI गाइडलाइंस फॉर ई कॉमर्स बाय DIPP, FDI गाइडलाइंस भी दी गई हैं DIPP द्वारा। तो इससे क्या होगा कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं ई कॉमर्स फील्ड में उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 100% तक बढ़ा दिया है इन द B2B मॉडल्स, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल्स। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात करें तो GEM ने एक MOU साइन किया विद द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट अ कैशलेस, पेपरलेस एंड ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम फॉर एन अरे ऑफ सर्विसेज इन अक्टूबर 2019। तो उसके अलावा द हैवी इन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रोलिंग आउट द फाइबर नेटवर्क फॉर 5G विल हेल्प बूस्ट
ई कॉमर्स इन इंडिया। तो 5G जो इस्टेब्लिश की जा रही है, 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, ई कॉमर्स बूस्ट होगा क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी। 2018-19 का जो यूनियन बजट था उसमें गवर्नमेंट ने 8,000 करोड़ भारत नेट प्रोग्राम के लिए दिए थे ताकि 1.5 लाख ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? तो ई कॉमर्स फर्म्स के लिए कुछ प्रोविजंस थे। पहला, मैंडेटरी डिस्प्ले ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑन प्रोडक्ट, कि कहाँ से वो प्रोडक्ट बनाया लाया गया है, उसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ पे बनाया गया है, तो उसका मैंडेटरी डिस्प्ले होना चाहिए। ऑलराइट, डिस्प्ले टोटल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड ऑन सेल, सेल के लिए जो भी प्राइजेज और गुड्स और सर्विसेज है उनका डिस्प्ले होना चाहिए। ऑलराइट, मेंशन द एक्सपायरी डेट ऑफ गुड ऑफर्ड फॉर सेल, जो गुड्स हैं उनकी एक्सपायरी डेट्स को मेंशन किया जाना चाहिए। उसके अलावा रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट, इन सब की डिटेल्स भी स्पेसिफाई की जानी चाहिए। नो मैनिपुलेशन ऑफ प्राइसेस फॉर अनरीजनेबल प्रॉफिट, ये तो होता ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो कैंसिलेशन चार्जेस, अगर कैंसिल कर देते हो आप ऑर्डर तो उस पर कोई चार्जेस नहीं लगने चाहिए। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन अवेलेबल पेमेंट मेथड्स, तो जो अवेलेबल पेमेंट मेथड्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि UPI से हो सकता है, कैश ऑन डिलीवरी है, तो ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेलर्स ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जिन सेलर से गुड्स और सर्विसेज लिए जा रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि कोई फ्यूचर में इशू होता है तो उसको एड्रेस करने के लिए सेलर से कॉन्टैक्ट किया जा सके। और अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत क्योंकि अगर कोई वायलेशन होता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत पीनल एक्शन लिए जाने के प्रोविजंस किए गए हैं। तो दीज आर ऑल द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020, बहुत इंपॉर्टेंट थे। इससे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की गई। इसमें हमने ई कॉमर्स के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ये सब डिस्कस किया। सो दिस इज ऑल इन दिस न्यूज़।